गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 30th मई और आज है हमारा डे 3 इन मनाली। आज का दिन हम डेडिकेट करेंगे टू रोहतांग पास, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा वहाँ से आने और जाने में। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं रोहतांग पास की तरफ। हमने परमिट लिया हुआ है अपने प्राइवेट व्हीकल का, वहाँ पे आप बिना परमिट के नहीं जा सकते हैं। रोहतांग पास जाने का एक ही रास्ता है जो मनाली से होते हुए निकलता है। गुलाबा चेक पोस्ट पे आपके परमिट चेक होते हैं, वहाँ से आप मड़ी जाते हैं, मड़ी से आप रोहतांग पास जाते हैं और वापस आने के लिए आप सेम रास्ता भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ एक बेटर रूट जो हमें सबने बताया कि आजकल लोग ले रहे हैं वो है कि रोहतांग पास क्रॉस करके आप ग्रम्फू होते हुए, कोकसर होते हुए, अटल टनल से निकलते हुए वापस मनाली आते हैं। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद थी कि हम अराउंड 10 साढ़े 10 तक रोहतांग पास पहुँच जाएंगे, जैसा कि आज से 8 साल पहले भी हम पहुंचे थे। हाउएवर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि 8:30 9:30 ऐसे ही बज गए और अभी तक हम गुलाबा चेक पोस्ट भी नहीं पहुंच पाए। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम जल्दी से ही स्टार्ट हो गया था। हमें लोकल्स ने बताया कि एक्चुअल में अगर आपको टाइम पे पहुंचना है तो आप 3 से 4 बजे निकल जाओ और गुलाबा चेक पोस्ट पे जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दो। जो गाड़ी पहले आती जाएगी वो निकलती जाएगी। जितने भी लोग ऊपर काम करते हैं वो एक्चुअल में 3:30 4 बजे घर से निकल जाते हैं। तो यही मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी। रास्ते में हमने रुक के अपने स्नो सूट्स भी ले लिए थे जो आपको मनाली और इस रूट पे भी काफ़ी जगहों पे मिल जाएंगे। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबके पास स्नो सूट्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, शूज़ होने चाहिए और कैप्स होनी चाहिए। स्नो सूट्स में वैसे जो होता है हुडी होता है, बट अपनी कैप्स भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रोहतांग पास की आप एक चीज़ जान लीजिए, वहाँ पे वेदर कभी भी चेंज होता है और बहुत एक्सट्रीम भी हो जाता है। तो आपको हर तरीके से तैयार होके जाना है। वैसे लोग प्रेफर करते हैं कि वो वहाँ की लोकल टैक्सी या कैब लेके जाएं जिसके रेट्स काफ़ी हाई होते हैं। हम क्योंकि अपनी पर्सनल व्हीकल में पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो हमें था कि हम इस बार भी अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं बच्चों के कन्वीनियंस के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जैम रहता है तो आपको काफ़ी लोकल्स मिलेंगे जो चाय बेच रहे होते हैं, कॉफ़ी बेच रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, चश्मे मिल जाते हैं, इवन हेड बैंड्स और टोपियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत दिखेगा लोकल्स बेच रहे होंगे। अगर गाइस आपके पास परमिट नहीं है तो आपको गुलाबा चेक पोस्ट से वापस डेफिनेटली भेज दिया जाएगा। रास्ता जो था मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ही साफ रास्ता था, काफ़ी बीच में उबड़ खाबड़ रास्ता भी आया था, थोड़ा ट्रिकी भी था, बट ओवरऑल ठीक था। करते कराते हम पहुँचे मड़ी। मड़ी एक ऐसा चेक पॉइंट है जहाँ पे आप आराम से रुक के वॉशरूम जा सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो। तो वहाँ पे हमने फटाफट मैगी खाई, वॉशरूम किया और वहीं पे हमने देखा कि हल्का हल्का सा स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो रहा है। फटाफट हम गाड़ी में बैठे और हम आगे पहुँच गए रोहतांग की तरफ। जैसे ही आप मड़ी से थोड़ा ऊपर जाओगे गाइस, जो आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे, मतलब आपको लगेगा आप बिल्कुल हेवन में आ गए हो। इतना सुंदर व्यू, इतना ब्यूटी था वहाँ पे कि आप अपनी आँख हटा ही नहीं सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड मतलब इट वाज जस्ट कि आप यू विल लूज़ योर सेल्फ टू नेचर। इतना ब्यूटीफुल था। तो सबने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों को कोई मोशन सिकनेस नहीं हुई। नूर थोड़ा सा परेशान बीच में हो रही थी बिकॉज सुबह 7 बजे के निकले हुए अभी ऑलमोस्ट 1:30 पौने 2 बज चुके थे, हम अभी तक भी नहीं पहुंचे थे। तो बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, बट ठीक है, उसने किसी तरीके से मैनेज कर लिया। अगर आपके बच्चे 2 साल से छोटे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उन्हें नहीं लाइएगा। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी मेरे थोड़े से सजेशंस होंगे। देखिए, पहला सजेशन ये है कि आपका बच्चा जो है वो ट्रैवल में कंफर्टेबल होना चाहिए। सीधा ही आते ही हम भी रोहतांग कर सकते थे बट हमने नहीं किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि जब हम नूर को यहाँ पे ट्रैवल कराएं तो क्या उसका हिल्स में कंफर्ट है कि नहीं है, उसको डिजीनेस, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग ट्रबल्स, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। अगर हमें दिखता कि ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम में से एक नूर के साथ नीचे होटल में ही रुक जाता और बाकी लोग कबीर के साथ जाके रोहतांग पास कवर करते, बिकॉज कबीर एक ऐसी एज में है जहाँ पे वो बता सकता है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, और उसको आप जो इंस्ट्रक्शंस दो वो फॉलो कर सकता है। बिकॉज स्नो काफ़ी ट्रिकी भी हो सकती है, बच्चों को इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चों को वहाँ लेके जाना है या नहीं। सो गाइस, जब हम रोहतांग पास पहुँचे, हम गाड़ी से उतरे, सबसे पहले तो मेरी मॉम ने बैकआउट कर दिया कि वो आगे नहीं जाएंगी बिकॉज उनको स्नो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी लग रही थी। हमने देखा कि बहुत स्नो ही स्नो थी, मतलब इतनी स्नो थी कि आप आराम से कहीं पे भी रुक के स्नो में खेल सकते हो। हम तो अभी 0 पॉइंट पे पहुँचे भी नहीं थे, वो अभी थोड़ा और ऊपर था, बट नीचे ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम शुरू हो गया था कि हमें लग रहा था यहीं गाड़ी पार्क कर देते हैं।
एक्चुअल में ये प्रॉब्लम इसलिए भी थी बिकॉज ऊपर कोई पुलिस अवेलेबल नहीं थी। इस टाइम पे हिमाचल में इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई पुलिस पर्सनल या कोई मैनेज करने के लिए ऊपर नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को जहाँ जगह दिखी, जहाँ स्नो दिखी, उन्होंने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी और जो एक्चुअल में 2 लेन रोड थी उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम ट्रैफिक पर्सपेक्टिव से होनी शुरू हो गई थी। हमने नीचे ही अपनी गाड़ी पार्क कर ली क्योंकि वहाँ काफ़ी स्नो थी, बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ हो रही थी, याक राइड हो रहा था, हॉर्स राइड हो रहा था, स्कीइंग हो रही थी, ATV राइड्स हो रही थी, तो काफ़ी एक्टिविटी स्टैंड पॉइंट से एक्टिविटीज़ हो रही थी। बट हमें था कि कबीर स्नो अच्छे से एंजॉय कर ले। नूर को भी हमने बाहर निकाला, 10 से 15 मिनट बच्चों ने अच्छा एंजॉय किया, बट उसके बाद स्नो स्टॉर्म जो है वो बढ़ने लग गया। नूर का हाथ पैर काफ़ी ठंडे होने लग गए, तो सौरभ और नूर वापस गाड़ी में नानी के पास चले गए। मैं और कबीर वहाँ पे थोड़ा और खेलने लग गए। कबीर को काफ़ी मज़ा आया, उसने थोड़ा स्लाइड भी किया। बट गाइस, आसपास जो छोटे बच्चे स्लाइड कर रहे थे, किसी का हाथ टूट रहा था, किसी को चोट लग रही थी, बिकॉज स्नो में ना आपको पता नहीं चलता है, कई जगह बहुत हार्ड स्नो भी होती है, तो बच्चे काफ़ी रो भी रहे थे। हमें अपनी एक सब्सक्राइबर भी मिली, वो भी बता रही थी कि उनका भी छोटा बच्चा बहुत रो रहा था। तो बच्चों का अगेन मैं वर्ड ऑफ कॉशन दूंगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान और एक्स्ट्रा सोच के जाइए कि बच्चे आपके ये हैंडल कर पाएंगे या नहीं। 10-15 मिनट हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, स्नोबॉल मारा, एक दूसरे को स्लाइड करी, मतलब मज़ा ही आ गया। इतना ब्यूटीफुल था रोहतांग पास। बट उसके बाद जो शुरू हुआ वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैं बोल सकती हूँ कि इट वॉज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर अस। आगे जो हुआ वो डेफिनेटली मुझे सिखाता है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है और लाइफ की क्या वैल्यू है, और आपको तभी पता चलता है जब आप इस तरीके से फंसते हो जहाँ आप हेल्पलेस हो जाते हो और आपको लगता है कि दिस इज़ द एंड। सो गाइज, जो आगे हुआ उसकी बहुत ज़्यादा फुटेज मेरे पास नहीं है बिकॉज इतना पैनिक सिचुएशन हो गया था कि हम लोग बहुत फुटेज नहीं ले पाए। बट मेरे को जितने लोगों की रील्स या वीडियोस मिले उसमें से मैं जो भी डाल पाऊँगी वो मैं यहाँ डालूंगी। बाकी व्यूज़ एंजॉय करते करते आप हमारी हॉरिफिक कहानी सुनिए ऑफ रोहतांग पास। सो गाइज, अराउंड 2-2:30 बजे की बात है, जब मैं और कबीर बाहर थे तो स्नो स्टॉर्म बढ़ने लग गया। सौरभ ने हमें वापस बुलाया कि आ जाओ यहाँ से निकलते हैं। तो हम निकलने के लिए गाड़ी में बैठ गए और हम आगे निकले। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा था और हमें जो रूट लेना था वो था, अब हमें रोहतांग का 0 पॉइंट क्रॉस करना था और उसके बाद ग्रम्फू से कोकसर होते हुए अटल टनल से निकलना था। हम आगे बढ़े, आगे ट्रैफिक जैम और बढ़ता जा रहा था, लोगों की गाड़ियां पार्क थी और लोग जो हैं उन गाड़ियों को नहीं निकाल रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम काफ़ी देर तक खड़ा था। करते करते 3-3:30 बज गए। जो स्नो स्टॉर्म था वो और ज़्यादा तेज़ हो गया, इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि मतलब स्नोफॉल भी बहुत तेज़ हो रहा था, स्नो स्टॉर्म भी हो रहा था और लाइटनिंग भी बहुत हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी डर लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना आगे कुछ दिख रहा था, ना पीछे कुछ दिख रहा था, ना साइड में कुछ दिख रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा आया कि हमारे दोनों तरफ 10-12 फुट की स्नो की वॉल थी और एक एक गाड़ी ही उस लाइन में खड़ी थी। आपको अपने सामने वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही थी क्योंकि 1 सेकेंड में स्नो आपकी गाड़ी पे गिरता था। आप वाइपर चलाते थे, फिर इतना हेवी स्नो आपके ऊपर गिर जाता था। गाड़ी के जो शीशे थे वो फ्रीज हो रहे थे, गाड़ी के दरवाजे फ्रीज हो रहे थे। अगर आप गाड़ी से उतरने की कोशिश करो तो आपके उतरते ही इतना स्नो आपके ऊपर गिर जाता था कि यू वर कवर्ड इन स्नो। अगर आप गाड़ी से उतर के स्नो को क्लियर करने की कोशिश करो तो ऐसे हो रहा था कि आपका पैर फिसल रहा था और या फिर आपका पैर स्नो में जा रहा था। प्लस काफ़ी हेल्पलेस भी फील हो रहा था बिकॉज हमारे साथ कोई और मैन नहीं था। अगर कोई होता तो फिर शायद वो थोड़ी और हिम्मत करके आगे तक जाके थोड़ा देख सकते, बता सकते, रास्ता थोड़ा गाइड कर सकते, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता बिकॉज बाहर आप स्नो में खड़े ही नहीं हो सकते थे, इतना मुश्किल हो गया था। गाड़ी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही थी, आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा था। हमें इतनी ठंड में भी हल्के हल्के शीशे खोल के रखने पड़ रहे थे, नहीं तो गाड़ी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी। तो काफ़ी पैनिक हो गया था। बस इस पैनिक में एक अच्छी चीज़ ये हो गई थी कि दोनों बच्चे सो गए थे। तो जो मेन हमारा पूरा हॉरर स्टार्ट हुआ वहाँ पे दोनों बच्चे सो गए थे, विच वॉज अ गुड थिंग बिकॉज अगर बच्चे उठे रहते और रोते रहते तो पैनिक और ज़्यादा बढ़ जाता। अब गाइज इसी तरीके से गाड़ी आगे मूव नहीं कर रही थी, कुछ नहीं पता था हमारे पीछे गाड़ी है कि नहीं, हमारे आगे गाड़ी है कि नहीं, बट किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम आगे गए और एक पॉइंट पे जाके हमें टर्न लेना था। जैसे जब आप डाउनवर्ड टर्न लेते हो तो वो काफ़ी रिस्की वैसे ही होता है पहाड़ों में, और यहाँ पे तो स्नो बिल्कुल आपके आगे थी, पीछे थी, ऊपर थी, हर जगह थी। आपको जो बीच बीच में लोग खड़े थे वो बता रहे थे कि टायर्स को थोड़ा डिफ्लेट करो, ब्रेक नहीं मारो और एक के साथ एक गाड़ी लगा के रखो बिकॉज अगर 2 गाड़ियों के बीच में स्नो गिरेगी तो आपकी गाड़ी अटक सकती है। काफ़ी डरे हुए थे हम बिकॉज वैसे तो सौरभ ने बहुत हिल्स में ड्राइव किया
है, बट लाइव स्नोफॉल और वो भी इतनी हैवी स्नोफॉल में ड्राइव करना ये कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी लोकल्स भी वहाँ पे थे, लोकल ड्राइवर्स भी, जो भी थोड़ा सा डर गए थे और वो हमें भी डरा रहे थे कि अब कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ हो गया तो ऊपर हेल्प आने में भी बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली हेल्प चली जाएगी। एंड दी अदर थिंग वॉज कोई नेटवर्क नहीं था, सिर्फ यहाँ पे जियो का नेटवर्क काम करता है जो लोकल ड्राइवर्स के पास होता है, बट उनके नेटवर्क भी स्नो स्टॉर्म में नहीं चल रहे थे, तो हम किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ पे हैं और आप हमें ट्रैक कर लीजिएगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी गाइस कि जो लोग बाहर इंजॉय कर रहे थे इससे पहले, जब स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हुआ वो अपनी गाड़ियों तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों को जिसकी गाड़ी दिखी उसकी गाड़ी में बिठा दिया ताकि वो उस स्नोफॉल से बच्चों को और फैमिली को बचा सकें। और अब जब वो अपनी फैमिलीज़ और अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो कौन सी गाड़ी में है, बिकॉज 2-2 सेकेंड में पूरी की पूरी गाड़ी स्नो से कवर हो रही थी। तो आपको गाड़ी का नंबर नहीं पता, गाड़ी कौन सी है आपको नहीं पता, और आपने किस पॉइंट पे गाड़ी खड़ी करी है वो भी नहीं पता, बिकॉज जितने लोग वहाँ पे अपनी मैगी स्टॉल ये वो लगा के बैठे हुए थे वो सब अब वहाँ से हट चुके थे। तो आप एक टोटल वाइट ब्लैंकेट में हो जहाँ आपको पता ही नहीं है कि कौन कहाँ है। बहुत हेल्पलेस सिचुएशन हो गई थी, पीपल वर लिटरली क्राइंग और नॉक कर रहे थे एक दूसरे की गाड़ियों में हेल्प के लिए। तो इट वॉज अ रियली बैड सिचुएशन। आगे जाके जब फर्स्ट टर्न आया वहाँ पे हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लिप होने लग गई, ऐसा स्लिप मारी थी कि हमें लगा बस अब हमारी गाड़ी खाई में गिर ही जाएगी, बिकॉज पूरा का पूरा स्टीयरिंग जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, गाड़ी के व्हील्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे। तो ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने सौरभ को भी डरे हुए देखा। सौरभ नॉर्मली इज़ वेरी काम इन सिचुएशंस लाइक दिस, जैसे हम लोग पैनिक हो जाते हैं और एंजाइटी हो जाती है, सौरभ का उल्टा होता है, ही काम्स डाउन ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सौरभ गाड़ी से उतरे और सौरभ ने बोला कि मेरे से ये नहीं होगा, अगर मैं करूँगा तो हमारी गाड़ी खाई में जाएगी। तो पीछे जाके लोकल ड्राइवर से हेल्प लेना विल बी अ बेटर सोल्यूशन, बिकॉज उन्हें आइडिया होता है कि ये टर्न्स कैसे लेने होते हैं। हमने पीछे जाके लोकल ड्राइवर से हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज उनकी अपनी गाड़ी है, उनके अपने लोग गाड़ी में बैठे हैं और बंदे को रिस्क भी लगता है कि अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो हो सकता है कि पीछे का सारा जो ब्लेम है वो उन पे आ जाएगा। दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मम्मा ने निकल के, सौरभ ने लिटरली भी बेग्ड कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, आप प्लीज़ इस टर्न से हमें निकाल दीजिए। तब जाके एक ड्राइवर आया और उन्होंने हमें उस टर्न से निकाला। जब हम उस टर्न से निकले तो हमने देखा कि जो हमारे आगे इनोवा चल रही थी अब वो कहीं और ही जा चुकी थी, हमें पता ही नहीं है कि हमारे आगे कौन सी गाड़ी है। आपको अब कुछ नहीं दिख रहा है, द ओनली विजन यू हैव इज जो नीचे की 2 ट्रैक की लाइन होती है, गाड़ी के जो व्हील्स की लाइन होती है, आपको बस वो दिख रहा है। बाकी इट्स अ ब्लिजर्ड गाइज, मतलब लिटरली आपके सामने एक वाइट ब्लैंकेट है, आप जितनी बार अपना वाइपर चला रहे हो उतनी जल्दी जल्दी स्नो गिरती जा रही है, तो आपके पास मौका ही नहीं है कि आप रुक के उसे क्लीन कर सको। ऐसे करते करते, प्रे करते करते हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते गए और फिर हमें एक रे ऑफ होप दिखा। जो इनोवा हमारे आगे चल रही थी हमें उसकी हेडलाइट दिखी, बट वो भी इसलिए दिखी क्योंकि वो लोग भी एक गंदे टर्न पे आगे जाके फंस गए थे। तो हमें पता था कि ये जो सेकंड टर्न है ये भी बहुत मुश्किल होने वाला है। सेकंड टर्न पे किसी तरीके से आगे वाली गाड़ी की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करके सौरभ ने वो टर्न निकाला। उस पर भी हम एक बार रुके और हमने पीछे हेल्प मांगी, बट वहाँ पे किसी ने भी हमें हेल्प करने से मना कर दिया। तो सौरभ ने खुद ही हिम्मत करके गाड़ी को वहाँ से निकाला। करते करते तीसरा टर्न आया और गाइज अब तक ऑलरेडी शाम के 5:30 बज चुके हैं। हम पिछले 3 घंटे से एक स्नो स्टॉर्म में अटके हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब तीसरा जब टर्न आया तो वहाँ पे भी किसी तरीके से सौरभ ने गाड़ी निकाली, बट उस टाइम तक कुछ एटीवी ड्राइवर्स स्लाइड करके नीचे आ रहे थे, उनकी गाड़ी ऊपर फंसी हुई थी। तो मैंने शीशा नीचे करके एक भैया से पूछा, भैया और कितना ऐसा ख़राब है? तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम लगेगा ग्रम्फू तक पहुँचने में। तो उन्होंने देखा कि हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही है, बिकॉज गाइज इतना ईजी नहीं है स्नो में, इतनी हैवी स्नोफॉल में गाड़ी चलाना। तो उस टाइम पे जो हुआ वो मैं टोटली ये बोलूँगी कि गॉड खुद तो आ नहीं सकते, बट किसी ना किसी फॉर्म में वो हेल्प भेजते हैं। अगर आप एक ट्रू बिलीवर हो भगवान के ना, तो आप ये चीज़, मतलब मैं तो मानती हूँ ऑनेस्टली। वो भैया आए, उन्होंने बोला आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है कि मैनुअल? हमने कहा मैनुअल गाड़ी है। उन्होंने कबीर को देखा और उन्होंने बोला सौरभ को कि भैया मेरा बेटा है 7 साल का और मैं यहाँ एटीवी राइड करता हूँ, मैं आपकी गाड़ी चला लूँगा, आप पीछे बैठो, मुझे गाड़ी चलाने दो। और फिर वो भैया हमारी गाड़ी में बैठे। तो उनको पूरा रास्ता वगैरह तो उन्हें पता ही होता है कि भाई आगे कितने टर्न्स है, कहाँ टर्न है, कहाँ बुरा है, कहाँ नहीं है, बिकॉज इन लोगों का रोज़ का आना जाना है।
तो फिर गाइज वो भैया हमें नीचे 7 बजे तक लेके आ गए एंड वी आर जस्ट सो थैंकफुल टू हिम। उनकी यहाँ पे मैं पिक्चर भी डालूंगी। ना उन्होंने हमसे कोई पैसे लिए, ना उनका कोई और इंटरेस्ट था। उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं आपके बेटे को देख के आया हूँ। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कबीर एक्चुअल में गॉड सेंट है। मेरा पर्सनली कभी मैं प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो मैं हमेशा कबीर को बोलती हूँ प्रे करने के लिए, और वो जब भी प्रे करता है वो चीज़ सॉल्व होती है। इस वाली जर्नी में भी मैंने कबीर को कहा था, कबीर आप एक बार प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम नीचे आराम से पहुँच जाए। और ऐसा ही हुआ। वो भैया कबीर के लिए आए, उनको उसमें अपना बेटा दिखा और वो हमें नीचे तक बिल्कुल फटाफट और सेफ ले आए। हम तो सोलांग वैली फिर भी वापस अपने रिजॉर्ट बिल्कुल क्लीन उसके बाद पहुंच गए। बट हमें बाद में पता चला कि 500 गाड़ियां कम से कम रात के 12 बजे तक रोहतांग में अटकी हुई थी। और फिर पुलिस ने जाके कैसे कैसे एक एक गाड़ी को सेफली नीचे किया। कुछ गाड़ियां तो ऐसी थी जिसमें 2-2 महीने के बच्चे थे। एंड गाइज ये सब सुन के भी मतलब इतना हॉरिफिक फील होता है, इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि अभी भी वी कैन नॉट गेट ओवर वॉट वी फेस्ड। वी लिटरली फेस्ड डेथ दैट डे। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा। कुछ लोकल्स ने हमें बताया कि अगर ऐसा हम अटक जाते तो सब लोग यहीं मर जाते, बिकॉज रोहतांग पास में रात निकालना इज़ इम्पॉसिबल। एंड कंसिडरिंग अभी इतनी हेल्प नहीं है तो कुछ भी हो सकता था। हो सकता है हम लोग निकल भी जाते जैसे बाकी लोगों की रात तक हेल्प हुई, बट हो सकता है कि ऐसा नहीं होता, मौसम और ख़राब हो जाता। उन लोगों की हेल्प इसलिए हो गई क्योंकि शाम के 7-7:30 के बाद स्नोफॉल रुक गई, बट हो सकता है कि ये स्नोफॉल ना भी रुकती। सो गाइज ओवरऑल मैं तो ये बोलूँगी कि वी थैंक गॉड एंड वी थैंक आवर स्टार्स कि हम लोग आराम से नीचे पहुँच गए। बट रोहतांग पास बहुत ही ट्रिकी है। इससे पहले भी मैं यहाँ आई हूँ बट ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं या आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई ट्रबल है तो आप वैसे ही रोहतांग पास अवॉइड कर सकते हो। और अगर आप जाना चाहो तो फिर आप पूरी तैयारी करके जाओ कि अगर ये सब हो गया तो आपका बैकअप प्लान क्या है। पूरी दुनिया जाती है, रोज़ इतना टूरिस्ट जाता है, लोकल्स इतने ऊपर जाते हैं, ऐसी कोई डरने की बात भी नहीं है। बट अगेन कुछ भी हो सकता है। अगर आप रोहतांग पास के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं लैंड ऑफ कॉप्सेस। तो मतलब वहाँ अगर आप फंसे तो आपका निकलना मुश्किल भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वहीं पे होते हैं। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फाइनली कुछ अच्छी मेमोरीज, कुछ लर्निंग्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ का काम ही है आगे बढ़ना। अगर हम ऐसे सिचुएशंस और ऐसे एक्सपीरियंसेस को लेके बैठे रहेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बच्चे बिल्कुल ठीक थे, नानी बिल्कुल ठीक थी, हम सब बिल्कुल ठीक थे। अदरवाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डर बहुत लगा बट किसी तरीके से हम वहाँ से निकल गए।